नमस्कार, मैं अभय कुमार सिंह, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। आज एक बार फिर आपके सामने अपने वीडियो के माध्यम से सेरेब्रल पाल्सी बच्चों पे बात करूंगा। ऐसे बच्चों को हम कैसे असेसमेंट करें, कैसे जानें कि मेरे बच्चे में और बच्चों के प्रति दिक्कत है, कैसे उसको हम पहचानें किस कैटेगरी का सीपी है, कैसे हम जानें कि मेरे बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। आज इन बातों पे चर्चा करते हैं। सेरेब्रल पाल्सी होती क्या है, किन कारणों से होती है, किन लक्षणों से होती हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है, कितना आपके मेहनत करने पे डेवलपमेंटल अच्छा होता है। ये सोच के बैठ जाना कि इसका कोई उपाय नहीं है या किसी की बातों में आना। हमने अपने बच्चों को हर राज्य में हर डॉक्टर से सलाह लिया या दिखाया और रिस्पांस नहीं मिला। तो आपको ये बता दूं, हर बच्चे की अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग शर्त होते हैं, अलग अलग टाइप के सीपी होते हैं। तो आप किन्हीं की बातों में न आएँ, अपने बच्चों को असेसमेंट करें, एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएं जो सेरेब्रल पाल्सी स्पेशलिस्ट हो, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, उनसे जानें कि मेरे बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, किन कारणों से हुआ। खुद ही डॉक्टर आपको सलाह देंगे। तो आइए बात करते हैं सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी आज दुनिया भर में सबसे जानने वाली या पहचानने वाली समस्या है। लोग इसका सामना कर रहे हैं। पेरेंट्स दूर दराज से आके एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जो सेरेब्रल पाल्सी के होते हैं उनके पास रुक रहे हैं, अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखा रहे हैं। डॉक्टर बच्चे का असेसमेंट करता है, पड़ताल करता है, देखता है उसको क्या प्रॉब्लम है, कितना उसके ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है, बॉडी में अपर बॉडी लोअर बॉडी में क्या दिक्कत है, उसको असेसमेंट करता है। असेसमेंट करने के बाद पेरेंट्स को वो मोटिवेट करता है, समझाता है कि आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इस वजह से हुई थी, आगे आने वाले समय में आपके बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ सकती है अगर आप ये चीज़ नहीं कराते हैं या ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। वो आपको हर चीज़ बताता है, हर बार बताता है। पेरेंट्स भी अपनी हर चीज़ बताता है कि मैं डॉक्टर से प्रेगनेंसी से लेके प्रसव तक मैं अपने बच्चे को प्रॉपर डॉक्टर की निगरानी में रखती थी, दिखाती थी। अल्ट्रासाउंड होता था, हर सब चेकअप होता है, तब भी मेरे बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो गई। तो डॉक्टर उसको सुनता है, उनकी बातों को वो जवाब देता है। पेरेंट्स डॉक्टर की बातों को सुन के खुश होते हैं या उनके आधार पर चलते हैं। फिर डॉक्टर प्रशिक्षित थेरेपिस्ट के पास भेजता है ऐसे पेरेंट्स को। प्रशिक्षित थेरेपिस्ट बच्चे को असेसमेंट करता है, प्रेजेंट टाइम में उसकी क्या प्रॉब्लम है, कितना तक उसका डेवलप हुआ है, क्या आगे डेवलप कितना हो सकता है, उसको देख के ट्रीटमेंट के बारे में पेरेंट्स को बताता है कि आपको कौन सी एक्टिविटी, कौन सी एक्सरसाइज अपने बच्चे में हमेशा कराना है और कराते रहना है। उसको किस चीज़ को ज़रूरत है वो हम एज वाइज बच्चे का असेसमेंट करके पेरेंट्स को बताते हैं। छोटा बच्चा है, उसको दिखने में दिक्कत होती है, सुनने में दिक्कत होती है, टच की इशू होती है, फील नहीं कर पाता बच्चा, स्मेल की प्रॉब्लम होती है, टेस्ट की प्रॉब्लम होती है। तो हम बच्चे का पूरा असेसमेंट करके पेरेंट्स को बताते हैं कि नेक होल्डिंग के ग्रेड क्या है, हाथों का ग्रेड क्या है, बॉडी में कितनी कंट्रोल है, ट्रंक कंट्रोल का क्या हाल है, स्पाइनल डिफॉर्मिटी क्या है, पेल्विक कंट्रोल क्या है। पहले हम अपर बॉडी को पूरी तरह जांच पड़ताल करते हैं, फिर लोअर बॉडी में उनको बताते हैं कि स्पासिटी कहाँ कहाँ है, कॉन्ट्रेक्चर है कि नहीं, डिफॉर्मिटी है कि नहीं, मसल्स वीकनेस कितना है, गेट पैटर्न क्या है बच्चे का। ये सब पेरेंट्स को हम समझा के उनको पूरा मोटिवेट करके तब आते हैं हम ट्रीटमेंट प्लान पे। इन बच्चों को ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना असेसमेंट के आप अगर बच्चे को थेरेपी कराए जा रहे हैं तो इसका बहुत दुष्प्रभाव शरीर पड़ता है। मसल्स में ऐंठन, टाइटनेस, रिजिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
इन्वॉल्ट्री मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, गलत एक्सरसाइज का बहुत असर पड़ता है। तो ऐसे बच्चों में सोच समझ के आपको काम करना चाहिए और एक हमेशा सेरेब्रल पाल्सी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के कंसल्ट में रहना चाहिए। अगर उसको कॉन्स्टिपेशन, मिर्गी, दौरा, फिट्स आदि की समस्या है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं सेरेब्रल पाल्सी होती क्या है। मैंने अपने वीडियो के कई माध्यम से आपको बताया है, आज फिर बता रहा हूँ। सेरेब्रल पाल्सी कोई बीमारी नहीं है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो तंत्रिका तंत्र, जो बॉडी में सुई के धागे के बराबर पूरे शरीर में फैली रहती हैं, मिलियंस ट्रिलियंस। ब्रेन का विकास न होने के कारण जो हमारा तंत्रिका तंत्र ब्रेन से कनेक्टेड पूरी बॉडी को सूचना देता है, उसमें तालमेल न होने के कारण कई समस्याएं आती हैं। ब्रेन का विकास न होने के कारण इसके कई रीजन्स है, जैसे प्रेगनेंसी के पहले माँ को कोई दिक्कत, प्रेगनेंसी के समय बच्चा जब पेट में है तब माँ को दिक्कत, प्रसव के बाद अगर बच्चे में कोई दिक्कत आया तुरंत, तब दैट इज सीपी। जैसे हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के पहले अगर माँ को हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एनीमिया मतलब खून की कमी, हाइपोथायराइडिज्म आदि अगर ज़्यादा मात्रा में होता है माँ को, तो आने वाले समय में बच्चे को सीपी खतरा हो सकता है। बच्चा जब पेट में है तब अगर माँ को टीबी, एनीमिया, हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म, एब्डोमेन इन पेन, एमनॉटिंग फ्लूइड, रेडिएशन एक्सपोजर, वेजाइना ब्लीडिंग आदि अन्य समस्याओं का अगर माँ को प्रॉब्लम है या दिक्कत है तो सीपी होने का खतरा हो सकता है। बच्चा प्रसव के बाद जैसे ही माँ के जो नाल होता है जैसे ही कटता है, पैदा होते समय बच्चे को तुरंत रोना चाहिए। बच्चा अगर नहीं रोता है तो दैट इज सीपी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन कमी हो जाती है। ऑक्सीजन कमी होने से बच्चा नीला पड़ने लगता है, क्योंकि उसके भरपूर मात्रा में उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, ऑटोमेटिक डैमेज होने लगते हैं। इसलिए बच्चे को रोना चाहिए। हार्ट पंप करेगा, बच्चा जितना रोएगा हार्ट पंप करेगा, जितना हार्ट पंप करेगा जो हमारा ब्लड होता है, जो सिस्टम होता है, वो हमारे पूरे ब्रेन से होते हुए पूरी बॉडी को जाता है। हार्ट पंप करता है, फिर ब्लड ब्रेन में जाता है, ऑक्सीजन ब्रेन में जाता है ब्लड के सहारे। तो ब्रेन का जो भी चीज़ें होती हैं वो डेवलप करता है। अगर बच्चा रोया नहीं तो जितने भी हमारे ब्रेन को भरपूर मात्रा से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिससे हमारे जो सेल्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं। और जब डैमेज होने लगते हैं तो जो हमारे सूचना के अंदर जो ब्रेन होता है वो अपर बॉडी लोअर बॉडी को जो सूचना पहुंचाता है कि इस समय में ये करना है, इस समय करना है, वो आदि का समस्या होने लगता है बच्चों को। बच्चा जैसे पैदा हुआ उसको तुरंत रोना चाहिए, या ऑक्सीजन कमी हो गई, किसी प्रकार का संक्रमण हो गया, मेनिंजाइटिस, जापानीज इंसेफेलाइटिस, हाइपोग्लाइसेमिया, बच्चे का कम वेट होना, उसको ज़्यादा मात्रा में पीलिया होना, या हाई फीवर, या मेनिंजाइटिस, अगर ऐसा हुआ बच्चे में तो बच्चे को सीपी हो सकता है। तो ये सब लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं अपने बच्चे में कैसे पहचाने कि मेरा बच्चा सीपी है। बच्चे की जो मोटर डेवलपमेंटल होती है, जैसे बच्चा 2 महीने में नेक लिफ्टिंग करता है, 3 महीने में गर्दन को संभालने लगता है, 4 से 6 महीने के बीच में पलटने लगता है, हाफ क्रिप करता है, फुल क्रिप करता है, 4 से 6 महीने में
बच्चे को अगर बैठा दिया जाए सहारे से तो बैठता है। 6 महीने में बच्चा बराबर बैठने लगता है। 6 से 8 महीने में क्रॉलिंग करता है, नीलिंग करता है। 9 महीने में बच्चा चीज़ों को पकड़कर धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, गिरता है। 12 महीने में बच्चा चलने की कोशिश करता है धीरे धीरे। 15 से 16 महीने तक बच्चा सेल्फ चलने लगता है, वॉक करने लगता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंथली जो मोटर स्किल होता है उसको हमें देखना चाहिए। अगर हमारे बच्चे में बढ़ती उम्र में आपको देख के स्माइल नहीं कर रहा है, हाथों से कुछ पकड़ नहीं रहा है, या पकड़ ले रहा है छोड़ नहीं रहा है, या उसको टच का भाव ही नहीं है, अपने शरीर को मोड़ रहा है, एक हाथ एक पैर को कम चला रहा है, नेक होल्डिंग नहीं है, गर्दन को संभाल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, लार गिरना, माँ से बच्चे का ब्लड ग्रुप न मिलना, शरीर में बहुत ज़्यादा टाइटनेस, अकड़नपन, आप कपड़ा पहनाते हो उसमें बॉडी को सख्त सख्त कर लेना, या बहुत ज़्यादा शिथिल करना, बहुत ज़्यादा ढीला होना, आपकी किसी बातों पर रिएक्ट न करना, न सुनना, न देखना। मतलब जो हमारा मोटर डेवलपमेंट है उसके अनुसार बच्चे का हर काम डिले है, या तो उसको समझ नहीं है, आपको देख के मुस्कुरा नहीं रहा है, हमेशा रो रहा है। तो आदि इन यही सब लक्षण होते हैं पहचानने की। समय वाइज हर काम को न कर पाता हो, गर्दन का न रुकना, घोड़ा बन के न चलना, न रुकना, घुटने पे न खड़ा होना, न चलना, खड़ा न होना, आदि ऐसी समस्याएं होती हैं। इनका कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी, देर से रोना, लो बर्थ वेट होना, बच्चे का पहले हो जाना, प्रीमेच्योर बेबी जिसे बोलते हैं, कई प्रकार के संक्रमण, रूबेला, सेप्टिसीमिया, तेज पीलिया, मेनिंजाइटिस, हाई फीवर, ये सब होने से ब्रेन का डेवलपमेंट ना होना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पूरी तरह से अपंग हो जाती है, सुचारू रूप से बच्चे काम नहीं कर पाते हैं। तो ये सब लक्षण और कारण होते हैं। इसके लक्षण और कारण बहुत बहुत हैं। जो मेन चीज़ें हैं हमने आपको बता दिया। आइए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट पे। अगर आपका बच्चा स्पेशल है या सेरेब्रल पाल्सी है, आपको डॉक्टर बता दिया कि आपका बच्चा स्पेशल है, आप यहाँ ले जाइए, तो आप उस डॉक्टर से कंसल्ट करिए, बातें करिए, यूट्यूब पे वीडियो देखिए। मेरा संस्था जो प्रयागराज में है, वेद फाउंडेशन के नाम से, जिसके फाउंडर डॉक्टर वेद हैं, 15 सालों से ऐसे बच्चों पे काम कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जो समाज में एक माँ बाप की धारणा होती है कि मेरा बच्चा अच्छे से चले, अपना सुचारू रूप से काम करे, पढ़े लिखे, ऐसे बच्चों पे डॉक्टर वेद ने एक स्पेशल संस्था खोली है जिसका नाम वेद फाउंडेशन, जो आज 15 सालों से अपने पूरे टीम के साथ, उनकी पूरी टीम में स्पेशल एजुकेशन, एक्टिविटी ट्रेनर, स्पेशल फिजियोथेरेपिस्ट, जो ऐसे बच्चों को असेसमेंट करके उनके ट्रीटमेंट प्लान पे काम करते हैं, उनके अकॉर्डिंग छोटा बड़ा बच्चों पे काम कर रहे हैं।
हमारे यहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट होती है, ऐसे बच्चों को 40 से 45 मिनट समय दिया जाता है। हर बच्चे पे काउच पे थेरेपी होती है, फ्लोर थेरेपी होती है, एक्टिविटी थेरेपी होती है, बॉल थेरेपी होती है। ट्रीटमेंट में हम बच्चे को पहले असेसमेंट करते हैं पूरे होल बॉडी का, फिर हम लोग आई से स्टार्ट करते हैं, बच्चा देखता है कि नहीं देखता है, सुनता है कि नहीं सुनता है, उसको टच की प्रॉब्लम तो नहीं है, हाइपर एक्टिविटी नहीं है, हाइपो तो नहीं है। माँ बाप को एडवाइज करते हैं, उसको टेस्ट का पता है कि नहीं पता है, स्मेल का पता है कि नहीं पता है, तब हम उसके ट्रीटमेंट पे काम करते हैं। फिर देखते हैं बच्चे में नेक होल्डिंग है कि नहीं है, किस ग्रेड में है, 0, 1, 2, 3, टर्न कंट्रोल है कि नहीं है, हैंड फंक्शन है कि नहीं है, स्पाइनल डिफॉर्मिटी तो नहीं है, पेल्विक कंट्रोल है कि नहीं है, या नहीं है तो क्या है। फिर लोअर बॉडी का असेसमेंट करते हैं कि स्पासिटी कहाँ कहाँ है, वीकनेस कहाँ है, डिफॉर्मिटी कहाँ है, कंट्रेक्चर कहाँ है। बच्चा अगर चल रहा है तो उसका गेट पैटर्न क्या है, क्राउच गेट नहीं है, सीजरिंग गेट है क्या, इंटोइंग तो नहीं है, स्टिफनेस नी नहीं है, इक्वेनस, जेनोरिक्वेटम, जंप। तो हम लोग ऐसे हर चीज़ों पे असेसमेंट करके तब जाके एक बच्चे का प्लान बनाते हैं। अब पेरेंट को समझाते हैं कि आपके बच्चे में ये ट्रीटमेंट होगा, ये मैं कराऊंगा, ये घर पे कराना है आपको, आप सेंटर पे 2 घंटा रुकेंगे, ये आप कराएंगे। बोलेस्टर पे बैठाना, बोलेस्टर पे घोड़ा बनाना, बोलेस्टर पे हाथ पे वेट दिलाना, खड़ा करना स्टैंडिंग बार पे, सीपी चेयर बैठाना, कॉर्नर चेयर बैठाना, घर पे आप कैसे कॉर्नर बैठाएंगे, हर चीज़ से अवगत कराते हैं। पेरेंट्स इसको समझता है, बच्चे का ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। जो माँ बाप अपने बच्चे को लेके आए थे डॉक्टर के पास एक मन उदास करके, कुछ महीनों में, 1 महीने में, 2 महीने में बच्चा अपने आप को उस सेंटर के वातावरण में अपने आप को ढाल लेता है, बच्चे को देखता है, समझता है, उसकी ट्रीटमेंट होती है। बच्चा जो अपने बॉडी को टाइट किए रहता था, एकदम ढीला किए रहता था, बच्चा कुछ करता नहीं था, वही बच्चा ट्रीटमेंट के बाद अपने आंखों से देखना, हाथों से चीज़ों को पकड़ना, कुछ चीज़ों को देख के, कुछ ऑब्जेक्ट को देख के, लाइट वाले खिलौने या किसी की बातों को सुनकर अपने गर्दन को रोकना, देखना, मुस्कुराना, अपने बॉडी को रोकना, घोड़ा बनना, घोड़ा बन के धीरे धीरे चलना, घुटने पे खड़ा होना, घुटने पे चलना। जब बच्चे घुटने पे चलने लगते हैं, घोड़ा बन के चलने लगते हैं, फिर उन्हें हम खड़ा करते हैं सहारे से, फिर बैलेंसिंग कराते हैं। बैलेंसिंग में हम लोग घोड़ा बना के सामने ऑब्जेक्ट करके हाथों से चीज़ों को पकड़ाना, उनके कोर मसल्स को डेवलप करना, पेल्विक कंट्रोल करना, अपर बॉडी को रोकना, उसमें ताकत लाना। आज चीज़ों पे काम करते हैं जिससे बच्चा उस चीज़ को देखता है, सुनता है और उसको करने की क्षमता बढ़ती जाती है और उस चीज़ को हंसते खेलते करता रहता है। और देखते ही देखते बच्चा जो कुछ नहीं करता था वो करने लगता है। अब माँ बाप की खुशी एक अलग ही उसे हिम्मत देती है बच्चे को, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप ऐसे बच्चों को लेके उदास हो जाएंगे तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको उन हालातों में, उन समाजों से लड़ना है जो इन बच्चों को कुरीतियों से जूझ रहे हैं। तो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ सीपी क्या होते हैं, टोपोग्राफी क्या होता है, कैसे आप अपने बच्चों को बचाने, मेरा बच्चा इस प्रकार का सीपी है, स्पास्टिक है, डिस्कनेटिक है,
अटैक्सिक है कि मिक्स है, मेरे बच्चे में टोपोग्राफी में क्या है, एक हाथ एक पैर में प्रॉब्लम है कि मोनोप्लेजिक है कि हेमीप्लेजिक है कि डाईप्लेजिक है कि ट्राईप्लेजिक है कि क्वाड्रिप्लेजिक है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको हमेशा अवगत कराता रहूँगा, निराश नहीं करूँगा। आप मेरे वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।